Hello students, in today's lecture number 28 we shall discuss the numerical problems based on the concept of potentiometer. लेक्चर नंबर 27 में हमने बात की पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात की, दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन किया और किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी किया. अब हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. ये प्रॉब्लम्स मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.12 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन? इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट, एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.25 वोल्ट है, gives a valence point at 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. और उस सेल से जो हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 35 सेंटीमीटर लेंथ पर मिल रहा है. इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, यदि सेल को एक दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया जाए, एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू, जब सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है तो बैलेंस पॉइंट 63 सेंटीमीटर चला जाता है. व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल? एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में कह रहा है कि किसी सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट है, किसी सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट है. तो मान लेता हूं ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, इसको मैं 1 मान लेता हूं. सेल 1 का जो ईएमएफ है E1 ये 1.25 वोल्ट है. और इस सेल E1 के लिए जो बैलेंस लेंथ मिलता है, बैलेंस लेंथ फॉर सेल 1 ये मिलता है हमें L1 यानी 35.0 और 35 सेंटीमीटर. इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल यानी रिप्लेस सेल, जिस सेल से उसको रिप्लेस किया गया है उस सेल का ईएमएफ हमें पता करना है. इसको हम E2 लिख लेते हैं. एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू, और सेकेंड सेल के लिए जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट फॉर सेकेंड सेल, बैलेंस पॉइंट फॉर cell 2 is L2 is equal to 63 centimeter. 63 centimeter. So using this relation comparison of EMF using E1 upon E2 is equal to L1 upon L2, यहाँ से हमें E2 चाहिए तो E2 would be equal to L2 upon L1 into E1. L2 का वैल्यू क्या है 63 सेंटीमीटर, L1 का वैल्यू 35 सेंटीमीटर, E1 का वैल्यू 1.25 वोल्ट. जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो E2 का जो वैल्यू आएगा इट वुड बी 2.25 वोल्ट, यानी जो सेल से हमने रिप्लेस किया है उस सेल का EMF 2.25 वोल्ट है, जिसके लिए बैलेंस पॉइंट 63 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाता है. तो बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं. अब मैं आपको पहले 2 वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कि कैसे जो एप्लीकेशंस हमने स्टडी की थी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे हम ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. और ये वीडियो देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे सेल का ईएमएफ का कंपैरिजन और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है. तो फर्स्ट वी वॉच द वीडियो ऑन दिस कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर. Using a potentiometer we want to watch the video for EMF
कंपैरिजन। ईएमएफ कंपैरिजन के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, वीडियो स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। सेल का ईएमएफ का कंपैरिजन करने के लिए जो वीडियो है वो देखिए। जस्ट ए मिनट, ये फुल होना चाहिए। हमने की से कनेक्ट किया, की के दूसरे टर्मिनल को हमने रियोस्टेट से, और रियोस्टेट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल स्टार्ट से ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है कंपैरिजन को। अब इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो यहां भी आप इसकी पोटेंशियोमीटर से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, ये बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के एक एंड से कनेक्ट किया है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने की से कनेक्ट किया है। की के दूसरे टर्मिनल को हमने रियोस्टेट से, और रियोस्टेट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ये जुड़ रहा है पोटेंशियोमीटर के क्यू पॉइंट से। तो आप देखिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से, नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ की, एंड देन थ्रू पोटेंशियल रियोस्टेट, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये तो नेगेटिव की बात हो गई। अब पॉजिटिव टर्मिनल की बात। अब आप देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से की बात करते हैं, और पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पोटेंशियोमीटर का पी टर्मिनल है, और ये आप देखिए, ये है लेक्लांसे सेल। ये लेक्लांसे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये लेक्लांसे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये जिंक रोड है। और लेक्लांसे सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, उसमें हम इस सॉल्यूशन में देखिए, आप ये इसके अंदर हम डालते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोरस पॉट। इस पोरस पॉट के अंदर कार्बन का पाउडर और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 होता है। तो क्या काम करते हैं इसमें, देखो ये जिंक रोड है और अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे, और जो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो डीप पोलराइजर का काम करेगी। ओके, इसके बाद इस सेल को देखिए, ये है डेनियल सेल। डेनियल सेल में ये आप देखिए कॉपर पॉट है। इस कॉपर पॉट के अंदर देखिए मैंने कॉपर सल्फेट डाला है। वो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल काम करेगा डीपोलराइजर की तरह। और ये पोरस पॉट के अंदर मैंने डाला है H2SO4, और वो भी डाइल्यूट, ठीक है। और ये है जिंक रोड, वो भी इसमें नेगेटिव टर्मिनल काम करेगी। और इसमें आप यहाँ पे कॉपर पॉट में ही एक टर्मिनल है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, कॉपर पॉट का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारे सेल का पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ये सेल का पॉजिटिव, ओके, और ये सेल का नेगेटिव, ये सेल का नेगेटिव की तरह काम करेगा। जिंक रोड दोनों की नेगेटिव की काम करेगी। अब ये गैलोमीटर का पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर रखा है की के मिड वाले टर्मिनल से। ये देखिए दोनों की नेगेटिव टर्मिनल की से जुड़े हुए हैं। की का मिड टर्मिनल गैलोमीटर से कनेक्टेड है, गैलोमीटर का नेगेटिव जॉकी से कनेक्टेड है।
अब हम जॉकी से पोटेंशियोमीटर के अलग अलग पॉइंट्स के लिए रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले सर्किट सही ढंग से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए मैं जॉकी को पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट करके देखूंगा और देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर के दोनों ये जो नीडल है वो दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करेगी तो हमारा कनेक्शन प्रॉपरली कनेक्टेड है, नहीं तो नहीं हो। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे कनेक्ट करके देख रहा हूं। ये देखिए गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है और इस दूसरे एंड पे कनेक्ट करके देखूंगा तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब मुझे इसके लिए मैंने सबसे पहले कौन सा सेल कनेक्ट किया है, ये आप ये देखिए, ये मैंने निडल ये की किससे कनेक्ट किया है। ये देखिए आप ये की दिख रही है आपको, ये की के पास वाला टर्मिनल दिख रहा है और इसके पास ये देखिए ये जिंक रोड। तो मैंने कौन सा सेल सर्किट में कनेक्ट किया है, लेग्रांज से। तो अभी मैं जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो लेग्रांज से सेल के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस जॉकी को यहाँ टच करता हूँ, एक तरफ रीडिंग, यहाँ पे टच करने पे भी एक तरफ, यहाँ पे टच करने पे भी एक तरफ, यहाँ पे भी एक तरफ, अभी भी यहीं पे, यहाँ पे भी एक तरफ। अब इधर भी आप देखिए इधर इसी तरफ आ रही है, यहाँ पे भी इसी तरफ, यहाँ पे भी इसी तरफ। लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये थोड़ा सा जीरो के पास आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी रीडिंग जीरो के पास आ रही है और ये इस पॉइंट पर मुझको जीरो डिफ्लेक्शन मिला है। तो ये देखिए मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया और ये जीरो डिफ्लेक्शन मुझे मिली है। तो ये पोजीशन होगी जीरो डिफ्लेक्शन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक बार फिर से देख लेता हूं। ओके, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये जो वायर ना, ये पूरा वायर 10 मीटर का है, तो हम यहां से पॉजिटिव की यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो ये 100 मीटर पूरा, फिर ये 200 मीटर पूरा, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, 600, 100, 200, 300, 400। 100 मीटर नहीं है बेटा, 100 सेंटीमीटर है एक वायर, यानी 1 मीटर है। दूसरा वायर भी 100 सेंटीमीटर है, तीसरा वायर भी 100 सेंटीमीटर है, चौथा वायर भी। जितने भी वायर हैं सभी की लेंथ 1 मीटर है। तो ऐसे 10 वायर्स इसमें लगे हुए हैं, तो टोटल 10 मीटर है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आप समझिए, 100 मीटर नहीं। 400, 500, 600, 700, 800, तो 800 मीटर तो कंप्लीट हो चुका है। 800 सेंटीमीटर। उसके बाद ये रीडिंग है यहाँ पर। तो जब एक मुझे चेक करना है, तो देखो ऊपर यहाँ पे स्केल में ऊपर 1 2 3 4 5 6 है और नीचे देखो 199। तो जो फर्स्ट वायर है उसको ऊपर वाले स्केल से चेक करेंगे और सेकंड वायर को नीचे वाले से, थर्ड वायर को ऊपर वाले स्केल से, फोर्थ वायर को नीचे वाले स्केल से, फिफ्थ वायर को ऊपर वाले स्केल से, सिक्स वायर को नीचे वाले स्केल से। और ये वायर कौन सा है, 9th वायर, तो उसको हम फर्स्ट वाले स्केल से चेक करेंगे। तो ये अप्रोक्स 60 आ रहा है। तो यहां पर हम इसकी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए यहां पे लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर L1 और यहां हम लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर L2, E1 के लिए, E2 के लिए। और यहां पर हम दोनों का हर रीडिंग के लिए डिवाइड करेंगे। तो मैंने देखा कि यहां से कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 800 और यहां से मैं ऊपर वाले वायर की रीडिंग देखूंगा क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ वायर है, तो ये 60। तो बैलेंसिंग लेंथ आई है मेरे पास 860 सेंटीमीटर। यस, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 860 सेंटीमीटर फॉर L1। अब मुझे सेम ये एक्सपेरिमेंट करना है, बस इस प्लग को यहां से हटाकर मुझे यहां रखना है। जब यहां रखूंगा तो सर्किट में
कौन सा वायर, कौन सा सेल कनेक्ट हो जाएगा? अब सर्किट में आप देखिए डेनियल सेल कनेक्ट हो गया और जैसे ही मैं जिंक रोड डालता हूँ वो H2SO4 से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब एक्सपेरिमेंट करिएगा उसके बाद हाथों हाथ आप जिंक रोड को बाहर हटा दीजिएगा। ओके, इसके बाद इसके लिए हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो ये एक तरफ रीडिंग दे रहा है और ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इसके लिए एक तरफ ये देखिए अब देखिए इस पर ये 0 के आसपास है तो हम चेक करते हैं। ओके, यहां पे तो आप देखिए इस पॉइंट पर यहां पर डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? 0 के पास। ये आसपास आएगी 1-2 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर कितनी वायर हो गई है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वायर है तो 600 रीडिंग हो गई है। और 7th वायर के लिए हम ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे और ये 40 के आसपास है तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई मेरे पास? 740। तो इसके लिए जो मैं रीडिंग लिखूंगा इसे हटा देते हैं। ओके, तो इसकी जो रीडिंग आई है वो है 740 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट रीडिंग में हमारी वैल्यू आई थी लेक्लांसी सेल को कनेक्ट करने पर बैलेंसिंग लेंथ 860 सेंटीमीटर और डेनियल सेल को कनेक्ट करने पर बैलेंसिंग लेंथ 740 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंथ का डिवाइड किया 860 बाय 740 तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.16। तो ये दोनों लेंथ का रेशो जो होगा वो ही हमें बताएगा कि दोनों सेलों के ईएमएफ का रेशो क्या है। इसके बाद हमें ये पता है कि लेक्लांसी सेल का ईएमएफ जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना होता है? 1.5 ये लेक्लांसी सेल के लिए और डेनियल सेल के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो 1.3 के आसपास आता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1.16 है। तो 1.16 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 1.1 से ही ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू हमें आपके पास हमेशा ज़्यादा आएगी और डेनियल सेल के लिए आपके पास रीडिंग हमेशा कम आएगी। यही बताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट रीडिंग्स के लिए आप रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके उनकी रीडिंग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए नेक्स्ट रीडिंग हमने जो अभी रीडिंग निकाली थी उस पर रियोस्टेट की पोजीशन ये थी। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा सा इधर कर सकते हैं सेकंड रीडिंग के लिए और थर्ड रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट को और इधर कर सकते हैं, फोर्थ के लिए इधर और फिफ्थ के लिए। तो ये 4-5 पोजीशन पर हम देखेंगे कि अलग अलग आपके पास L1 और L2 आएंगे, लेकिन दोनों के रेशो आपके पास 1.16 के बराबर ही आने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट रीडिंग के लिए 860, सेकंड रीडिंग के लिए 740, दोनों का रेशो 1.16। फिर आप सेकंड रीडिंग में देखिए 880, उसी के अकॉर्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आई L2 वो 746, 1.18। इसी हिसाब से हमने बाकी भी बैलेंसिंग लेंथ निकाली है। कैसे निकाली है? रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके। तो रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके हमने ये सारी रीडिंग्स निकाली है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी में आपके जो रेशो होगा वो बिल्कुल पास में होना चाहिए, उनकी वैल्यू ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। जैसे 1.16, 1.18, 1.20, 1.18, 1.16। फिर इनका मीन निकालना होता है, तो जो इनकी मीन वैल्यू है वो 1.176 और ये हमें हमारे रिजल्ट आया है 1.176। तो ये जो यूनिट है L1/L2 ये यूनिट लेस है, इसकी यूनिट नहीं है तो यूनिट इसमें नहीं लिखनी है और इनमें हमने यूनिट ली है सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना पोटेंशियोमीटर की हेल्प से।
अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। तो आपने अभी वाले वीडियो में देखा कि कैसे हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा और यही काम हमें लैब में भी करना है। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है वो क्वेश्चन नंबर 3.22 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3.22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3.22 कहता है कि फिगर सोच, आगे फिगर बना हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर का फिगर है। फिगर सोच ए पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ 2 वोल्ट। एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसमें जो सेल यूज किया गया है वो 2 वोल्ट का है। एन इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.40 ओम और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 ओम है। मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर AV, और ये पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करता है अक्रॉस द रजिस्टर वायर AV। ए स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स कांस्टेंट EMF, यानी स्टैंडर्ड सेल मतलब जो सेकेंडरी सर्किट में सेल जुड़ता है उसका स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट गिव्स ए वैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। एक स्टैंडर्ड सेल जो कि कांस्टेंट EMF को मेंटेन करता है। कितना कांस्टेंट EMF? एक स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, ऐसे स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, उस सेल के लिए जो EMF हमें जो बैलेंस लेंथ हमें मिल रहा है वो 67.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्टैंडर्ड सेल है उससे लो करंट फ्लो हो, लो करंट ड्रॉ हो, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट। तो गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाना चाहिए टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल से कम करंट ड्रॉ हो, तो इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक 600 किलो ओम का रजिस्टर जोड़ दिया है विच इज सॉर्टेड क्लोज टू द वैलेंस पॉइंट, और जो कि क्लोज टू द वैलेंस पॉइंट के पास सॉर्ट होता है। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल, और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड सेल को एक दूसरे सेल से रिप्लेस किया जाता है जिसका EMF हमें पता नहीं है, E है, और इस E का वैल्यू मुझे चाहिए। एंड द वैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली, और उसी तरीके से बैलेंस पॉइंट फाउंड पता किया जाता है। और जो दूसरा सेल जिसका EMF E है उसके कारण जो बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है वो मान लीजिए 82.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो बताइए कि जो दूसरा सेल जिसने स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस किया है उसके EMF का वैल्यू क्या होगा। पहला तो क्वेश्चन यही है। तो पार्ट 1A का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये देखिए, ये पोटेंशियोमीटर है जो हमें डायग्राम में दे रखा है। ये एक सेल है जिसका EMF 2 वोल्ट है, ये एक सेल जिसका EMF 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। और देखिए यहाँ पर ये एक दूसरा सेल है जिसके सीरीज में देखिए ये गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 600 किलो ओम का रजिस्टर जोड़ा गया है और यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो पार्ट A की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट A। क्या गिवन है, जो स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड सेल EMF कितना है। स्टैंडर्ड सेल का जो EMF है मान लीजिए उसको मैं E1 मान लेता हूं, और वो कितना दे रखा है 1.02 वोल्ट दे रखा है। और बैलेंस पॉइंट जो मिलता है, बैलेंस पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड सेल के लिए जो बैलेंस पॉइंट मिलता है वो मान लीजिए L1 है, और L1 का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 67.3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में ये सब गिवन है। ये देखिए स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF 1.02 वोल्ट है और ये बैलेंस पॉइंट देता है कहाँ पर 67.3 पर। तो ये L1 हो गया और ये E1 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल का EMF हमने E1 मान लिया और बैलेंस लेंथ L1 मान लिया। अब इस सेल को यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल ऑफ अननोन EMF। एक ऐसे सेल से रिप्लेस किया जाता है जिसका EMF कैपिटल E है, और बैलेंस पॉइंट उसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है जैसे कि स्टैंडर्ड सेल का निकाला गया। और वो बैलेंस पॉइंट इस EMF E वाले सेल के लिए बैलेंस पॉइंट 82.3 मिलता है। 82.3 सेंटीमीटर पर आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है। सो रिप्लेस्ड सेल का EMF कितना है, मान लीजिए E2 है
और E2 का वैल्यू मुझे E दे रखा है। कितना दे रखा है? E। एंड वैलेंस लेंथ कितनी है? वैलेंस लेंथ फॉर रिप्लेस्ड सेल, बैलेंस लेंथ फॉर रिप्लेस्ड सेल दैट इज L2, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और L2 का वैल्यू है 82.3 सेंटीमीटर। अब हमें E चाहिए, तो कंपैरिजन ऑफ EMF से हम जानते हैं E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू होता है L2 अपॉन L1 होता है। E2 का वैल्यू क्या दे रखा है? E। E1 का वैल्यू क्या दे रखा है? 1.02। L2 का वैल्यू क्या दे रखा है? 82.3 सेंटीमीटर, और L1 का वैल्यू क्या दे रखा है? 67.3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E का जो वैल्यू आएगा 82.3 अपॉन 67.3 मल्टीप्लाइड विद 1.02, ये इधर चला जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा EMF का। कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट। तो इस तरीके से हम पार्ट ए को सॉल्व कर सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं। जिस सेल से हमने स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस किया है उस सेल का EMF हमने फाइंड आउट कर लिया 1.25 वोल्ट। चलिए, ये तो पार्ट ए का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। पार्ट बी क्या कहता है? व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव? जो 600 किलो ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पर जोड़ा है, ये देखिए, ये 600 किलो ओम का जो रजिस्टर हमने यहाँ जोड़ा है, ये क्या करता है? एक्चुअली ये किसके सीरीज में जोड़ा गया है? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मैंने आपको कहा था कि एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं जो कि इस गैल्वेनोमीटर का बॉडीगार्ड का काम करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो ना हो, क्योंकि यदि ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो उस केस में गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसके सीरीज में 600 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो हाई रेजिस्टेंस जो जोड़ा गया है पार्ट बी, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? पार्ट बी का आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। 600 किलो ओम प्रोटेक्ट्स, क्या करता है? प्रोटेक्ट्स करता है किसको? गैल्वेनोमीटर को। प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फॉर बाय कैसे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस कैसे प्रोटेक्ट करेगा? बाय डिक्रीजिंग करंट थ्रू इट, इससे पास होने वाले करंट को ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पर 600 किलो ओम का जो रोल है, 600 किलो ओम रजिस्टर का जो रोल है वो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलिए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? क्या इस हाई रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होता है? बताइए, आप सोचिए, क्या इस हाई रेजिस्टेंस से ये बैलेंस पॉइंट अफेक्ट करेगा? भाई हाई रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ने का पर्पज क्या है? गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जब बैलेंस पॉइंट यहाँ मिलता है तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं होता। जब बैलेंस पॉइंट यहाँ मिलता है, नल पॉइंट यहाँ मिलता है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो 600 लगाइए, 200 लगाइए, या 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाइए, क्या ये रेजिस्टेंस इस बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट कर पाएगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों करेगा? नो, बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस because no current flows through the standard cell at the balance point। ये है आपका स्टैंडर्ड सेल। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सर्किट में जुड़ा हुआ जो सेल है वो स्टैंडर्ड सेल कहलाता है। ये स्टैंडर्ड सेल कहलाता है, स्टैंडर्ड सेल। तो पार्ट सी का आंसर क्या होगा इसका? इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? तो आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा? नो नो नो, द बैलेंस पॉइंट is not affected by high resistance because at balance point there is no current drawn from
फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल से जब कोई करंट ही ड्रॉ नहीं हो रहा, तो जब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को कितना ही वैल्यू का कर दीजिए, वैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो करंट ही नहीं है, करंट ही जीरो है, तो फिर क्यों अफेक्ट करेगा। चलिए पार्ट डी की बात करते हैं। ये तो पार्ट सी का आंसर था। पार्ट डी में क्या कह रहा है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। क्या ड्राइवर सेल, यानी ये है हमारा ड्राइवर सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या इस इंटरनल रेजिस्टेंस से इस बैलेंस पॉइंट पर कोई प्रभाव पड़ता है? यस, बिल्कुल पड़ेगा भाई। जो वायर ए बी है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो तो इस ड्राइवर सेल के कारण ही फ्लो होता है, ठीक है। तो यदि हम इस सेल का, ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बदल देंगे, तो डेफिनेटली जो करंट फ्लो हो रहा है वायर ए बी से, जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, उस वायर से फ्लो होने वाला करंट बदलेगा, और जब करंट बदलेगा तो निश्चित तौर पर वैलेंस पॉइंट बदलेगा। तो हम कहेंगे कि बैलेंस पॉइंट इज affected by internal resistance. Yes, the balance point is affected by the internal resistance of the driver cell, because the internal resistance affects the current through the potentiometer wire. ठीक है। और जब पोटेंशियोमीटर वायर से करंट को अफेक्ट करेगा, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इट विल चेंज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब करंट इससे, पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो होने वाला करंट बदलेगा, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलेगा, और उससे फिर इसका बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। तो डी पार्ट का जो आंसर हम लिखेंगे, यस यस इंटरनल रेजिस्टेंस, यस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, internal resistance of driver cell is affected, internal resistance of driver cell affects लिखेंगे internal, yes internal resistance of driver cell affects the balance point, because by changing internal resistance of cell, by changing internal resistance of which cell, driver cell, internal resistance of driver cell, the current through potentiometer wire AB changes, which will change the potential gradient, और पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलने का मतलब, पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलेगा तो फाइनली बैलेंस पॉइंट विल चेंज, तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बदलने से डेफिनेटली बैलेंस पॉइंट बदलने वाला है। चलिए ये पार्ट डी हो गया। अब पार्ट ई की बात करते हैं। पार्ट ई में क्या कह रहा है, वुड द मेथड वर्क इन अबव सिचुएशन, ये जो मेथड इस सिचुएशन में जो वर्क कर रहा है, इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट, वुड द मेथड वर्क इन अबव सिचुएशन। क्या मेथड काम करेगा कि जब हम ड्राइवर सेल के, जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसकी जगह एक ऐसा ड्राइवर सेल यूज करें जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट हो। मतलब मेरा यह है कि यदि इस 2 वोल्ट के ड्राइवर सेल को 1 वोल्ट के ड्राइवर सेल से बदल दें, तो क्या इसमें हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा? देखिए जो स्टैंडर्ड सेल यहाँ पर हमने लगाया सेकेंडरी सर्किट में, उसका ईएमएफ कितना आ रहा था, 1.25 आ रहा था। यदि हम इस ड्राइवर सेल को एक ऐसे ड्राइवर सेल से बदल दें जिसका ईएमएफ 1 है, तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ तो स्टैंडर्ड सेल यानी सेकेंडरी सर्किट के सेल से कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा, ड्राइवर सेल का ईएमएफ कम होगा, तो पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट फ्लो होगा वो ड्राइवर सेल के कारण ना हो करके किसके कारण फ्लो होगा, सेकेंडरी सेल सर्किट के सेल से फ्लो होगा, यानी इस स्टैंडर्ड सेल से करंट ड्रॉ होगा। तो जब स्टैंडर्ड सेल से करंट ड्रॉ होगा तो क्या हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पार्ट जो ई है उसका आंसर क्या होगा, मेथड नो द अरेंजमेंट विल नॉट वर्क। लिखिए नो द अरेंजमेंट विल नॉट वर्क। ई का आंसर जो है नो द मेथड विल नॉट वर्क, मेथड और अरेंजमेंट जो भी लिखना चाहे, मेथड विल नॉट वर्क
will not work because EMF of driver cell क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल या फिर सेल ऑफ सेकेंडरी सर्किट के सेल के EMF से जब कम EMF हो जाएगा ड्राइवर सेल का, तो उस केस में तो फिर क्या होगा, अरेंजमेंट वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, सो नो बैलेंस पॉइंट will be obtained no balance point will be obtained when the EMF of the which cell, EMF of the driver cell जब कम हो जाएगा, EMF of the driver cell कम होने से जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पार्ट ई क्लियर हुआ होगा। यदि हम ड्राइवर सेल को एक ऐसे ड्राइवर सेल से रिप्लेस कर दें जिसका EMF 2 वोल्ट के बजाय 1 वोल्ट हो, यदि इस 2 वोल्ट के ड्राइवर सेल को 1 वोल्ट के ड्राइवर सेल से बदल दें, तो उस केस में इस ड्राइवर सेल का EMF स्टैंडर्ड सेल के EMF से कम हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल का EMF 1.25 वोल्ट है। और जैसे ही स्टैंडर्ड सेल के EMF से ड्राइवर सेल का EMF कम हुआ, तो पोटेंशियोमीटर वायर में इस ड्राइवर सेल के कारण करंट फ्लो ना होकर के किसके कारण फ्लो होगा, स्टैंडर्ड सेल के कारण। और स्टैंडर्ड सेल से करंट जब ड्रॉ होगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए, ये पार्ट हो गया ई। अब पार्ट एफ की बात करते हैं। पार्ट एफ में क्या है, वुड द सर्किट वर्क वेल, क्या सर्किट अच्छे से काम करेगा फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF, एक स्मॉल EMF को कैलकुलेट करने के लिए, से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट का EMF बहुत ज्यादा स्मॉल है, फ्यू मिलीवोल्ट। इस EMF को डिटरमाइन करने के लिए क्या सर्किट वर्क करेगा, सच एज द टिपिकल EMF ऑफ थर्मोकपल, जैसे कि थर्मोकपल का EMF होता है। इफ नॉट, यदि नहीं, हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। मैंने आपको कहा था कि जैसे मीटर ब्रिज वेरी लो और वेरी लार्ज रेजिस्टेंसेज को मेजर नहीं कर सकता, वैसे ही पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम बहुत ज्यादा जो कम EMF है, बहुत ज्यादा कम जो EMF है उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। द सर्किट विल नॉट बी सूटेबल। इस पार्ट एफ में मैं कहूं तो आंसर क्या होगा, if our purpose is to measure EMF of the order of few millivolt, which is very small, extremely small, so for this extremely small EMF the circuit arrangement will not be suitable, we have to change it। और क्या चेंज करना पड़ेगा, we have to put a suitable resistor R in series with the wire AV। इस वायर AV के सीरीज में एक सूटेबल रजिस्टर हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सूटेबल रजिस्टर यहां जोड़ेंगे। सूटेबल रजिस्टर इसलिए जोड़ना पड़ेगा जिससे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AV इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF टू बी मेजर्ड, देन द बैलेंस पॉइंट विल बी एट लार्ज लेंथ ऑफ द वायर एंड द परसेंटेज एरर विल बी मच स्मॉलर। अभी देखिए, यदि प्रेजेंट अरेंजमेंट में, इसी अरेंजमेंट में यदि आप एक्सट्रीमली स्मॉल EMF का मेजरमेंट करते हैं, तो ये जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है ये सूटेबल नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल EMF? नो, द सर्किट विल नॉट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF। क्यों वर्क नहीं करेगा? बिकॉज उस केस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बढ़ जाएगा। किसमें? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ EMF, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस जब फ्यू मिलीवोल्ट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस पॉइंट A के काफी नजदीक हो जाएगा, और जब A के काफी नजदीक होने का मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी कम हो गया, तो फिर हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे फ्यू मिलीवोल्ट पोटेंशियल को मेजर करने के लिए? भाई रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तभी तो बैलेंस पॉइंट A के काफी क्लोज मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए AV के सीरीज में हमें एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, सूटेबल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और वो सूटेबल रेजिस्टेंस जोड़ देने से बैलेंस पॉइंट जो है लार्ज हो जाएगा, और बैलेंस पॉइंट लार्ज होने से जो परसेंटेज एरर है मेजरमेंट ऑफ EMF में वो कम हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। आंसर आप लिख सकते हैं,
no, the circuit will not work well for determining an extremely small EMF. No, the present circuit, लिखिए, no, the present circuit will not work well for determining an extremely small EMF. If we want to measure this extremely small EMF, we have to put a resistance of very high value in series of potentiometer wire AB. Why? Because if we measure extremely small EMF, then the valence point will be obtained very close to the end A, very close to the point A, which will increase the percentage error in the measurement of EMF of cell. So if the valence point is very close to A, then it is very much obvious that the resistance of the circuit, the external resistance is decreasing. So to increase the valence length, we have to increase the resistance. So we connect a resistance, suitable resistance in the series of potentiometer wire AB, so that we can measure this small millivolt order of EMF using potentiometer. Only then the error in the measurement will be reduced. So this is the answer of this part F. तो वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर जो मैंने बोला है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 100 बात की एक बात यह है कि ये जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है ये कतई सूटेबल नहीं है एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ के लिए, क्योंकि यदि इस प्रेजेंट सेटअप से यदि हम इस एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ को मेजर करेंगे तो जो बैलेंस पॉइंट है ए के काफ़ी क्लोज मिलेगा, ए के काफ़ी क्लोज बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब एरर बहुत ज़्यादा आएगा, और ए के काफ़ी क्लोज मिल रहा है बैलेंस पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रजिस्टर है वो हमें जोड़ना पड़ेगा सीरीज, किसके सीरीज में, पोटेंशियोमीटर वायर एबी के सीरीज में। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि बैलेंस पॉइंट हमें ए के काफ़ी क्लोज मिल रहा है, इसका मतलब करंट काफ़ी कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हाँ ये मैं बात कर रहा हूँ कि यदि करंट कम मिल रहा है तो बैलेंस पॉइंट जो है ए के काफ़ी क्लोज है, और ए के काफ़ी क्लोज होने का मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बढ़ जाएगा, और वो एरर बढ़ने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर एबी के सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा सूटेबल वैल्यू का, जिससे कि एबी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, किससे, ईएमएफ जो कि हमें मेजर करना है, इसके ईएमएफ से ज़्यादा हो जाना चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो एरर कम हो जाएगा। समझ गए बात भाई? प्रेजेंट अरेंजमेंट में यदि आप बात करोगे तो इसका स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, तो उस वजह से बैलेंस लेंथ एक क्लोज मिलेगा। अब हमें बैलेंस लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमेशा कम रहना चाहिए, यानी इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, और उसे ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एबी के सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा सूटेबल वैल्यू का। तो प्रेजेंट अरेंजमेंट तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये बात हो गई पार्ट एफ की। चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज। दो रेजिस्टेंसेज के कंपैरिजन के लिए फिगर बनाया हुआ है। द बैलेंस पॉइंट विद ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, 10 ओम के स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ जो बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है वो 58.3 सेंटीमीटर मिलता है। वाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस एक्स के साथ बैलेंस पॉइंट 68.5 सेंटीमीटर मिलता है। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। और आगे पूछ रहा, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ ईएमएफ ई। यदि आप ईएमएफ ई के गिवन सेल के साथ यदि बैलेंस पॉइंट आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो ये देखिए, ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें ये आर दे रखा है और ये एक्स दे रखा है, आर दे रखा है और एक्स दे रखा है। सो फॉर आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 ओम। बैलेंस लेंथ कितना मिलता है मान लीजिए, वो भी गिवन है आपको 58.3 सेंटीमीटर, राइट। एंड फॉर एक्स,
x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू वी डो नॉट नो, x इज अननोन, और इसके लिए जो वैलेंस पॉइंट हमें मिलता है वो हमें गिवन है 68.5 सेंटीमीटर पर। तो देखिए ये कैसे होगा भाई, हम जानते हैं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ठीक है, अब यहाँ पर E1 E2 तो है ही नहीं जी, कोई बात नहीं, E2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड रजिस्टर है और I इंटू एक्स, भाई करंट तो सेम होगा, इस ड्राइवर सेल तो एक ही है, ड्राइवर सेल एक ही है तो करंट तो वही रहेगा, चाहे आप R की बात करें चाहे आप X की बात करें, तो ठीक है, तो करंट सेम रहेगा और स्टैंडर्ड सेल भी एक रहेगा, चाहे आप की को यहाँ क्लोज करें चाहे आप की यहाँ पर क्लोज करें, तो इस सेल के कारण भी करंट वही रहेगा, इस सेल के कारण भी वही रहेगा। तो E2 इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, ई बराबर आई आर से, ठीक है, और E1 क्या होगा, E इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो E2 की जगह लिखा आई इंटू एक्स और E1 की जगह लिखा आई इंटू आर इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। आई से आई कैंसिल हुआ, हमें x चाहिए तो x यहाँ से निकाल लीजिए, L2 अपॉन L1 इंटू आर, तो x की जो वैल्यू आएगी L2 का मतलब 68.5 डिवाइडेड बाय 58.3 इंटू 10, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 11.75 ओम आएगी, राइट, 11.75 ओम आएगी। इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका पार्ट है कि यदि हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R एंड X इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा करंट किसमें, आउटसाइड सर्किट में, ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप R और X के अक्रॉस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा पुटिंग ए सीरीज रजिस्टर। मतलब क्या है कि यदि हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि R और X के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो पहले वाली जो एफ पार्ट में मैंने डिस्कस किया पहले वाले क्वेश्चन में, वही वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो R और X के अक्रॉस जब पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा होता है तो करंट इस सर्किट के कारण फ्लो होगा, और जब करंट इस सर्किट के कारण फ्लो होगा तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बैलेंस पॉइंट हमें चाहिए तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब वो बढ़ाने के लिए हमें इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के सीरीज में एक सूटेबल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम सूटेबल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के सीरीज में जोड़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा R और X के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के कंपैरिजन में, और जैसे ही R और X के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हुआ हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3.24, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एक 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर है, 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड। ये 2 वोल्ट जो है ईएमएफ है ड्राइवर सेल का, इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 1.5 वोल्ट सेल। ये 1.5 वोल्ट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस है एक ऐसा सेल जिसका इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक ऐसे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है जिस सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3। जब ओपन सर्किट है तो बैलेंस पॉइंट 76.3 है, और जब रजिस्टर 9.5 ओम यूज किया जाता है इस सेल के पैरेलल में तो बैलेंस पॉइंट 64.8 आता है। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का, तो इसका तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं जानता हूं L2 अपॉन L1 -1 इंटू कैपिटल R, यही रिलेशन हमने निकाला था भाई। इसको हम जानते हैं E अपॉन B -1 इंटू R, E अपॉन B का मतलब L2 अपॉन L1। ठीक है, अब L2 क्या होगा, L2 हमें दे रखा है ना सेकंड सिचुएशन में, ये देखिए ये दे रखा 64.8 ये L2 है, ठीक है, और L1 क्या है 76.3 -1, और R कितना दे रखा है, R आपको दे रखा है 9.5, ये 9.5। सॉल्व कीजिए 64.8 माइनस 76.3 अपॉन 76.3 इंटू 9.5, और ये आ जाएगा ऊपर 11.5 आई थिंक 11.5
ठीक है 11.5 आएगा ऊपर 76.3 इंटू 9.5। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस L2 की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, ओहो उल्टा रख दिया बेटा, हाँ L2 अपॉन L2 ये हमने उल्टा लिख दिया, L1 अपॉन L2 होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू L1 और V इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू L2। थोड़ा चेंज कीजिएगा बेटा, L1 अपॉन L2 होगा, सॉरी L1 अपॉन L2, इसको क्रॉस कर देते हैं, L1 अपॉन L2 होगा। तो L1 कितना है, L1 है आपका 76.3 और L2 कितना है 64.8 माइनस 1 इंटू कैपिटल R कितना है 9.5। इसको आप सॉल्व कीजिए, 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8 इंटू 9.5 और ऊपर आ जाएगा आपका 11.5 और 64.8 इंटू 9.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 1.7 ओम आ जाएगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1.7 ओम आएगा। इस तरीके से सिंपल रिलेशन, सिंपल फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, तो सिंपल